जय हिंद बच्चों, मैं चंदन कुमार शर्मा एक बार फिर से जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास के चैप्टर नंबर 2 को। ठीक है, इतिहास चैप्टर नंबर 2 को पढ़ा था, जिसका नाम था समाजवाद एवं साम्यवाद। इसी को आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने रूसी क्रांति को देखा था और उसके कारणों को देख रहे थे, जिसमें एक और बहुत इम्पोर्टेंट कारण हमको देखना था आगे। इससे पहले रूसीकरण और औद्योगिक की कमी इत्यादि को पढ़े थे, मजदूरों में असंतोष की भावना। उसी में आगे बढ़े तो विदेशी घटनाओं का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जो रूस की क्रांति है उसमें विदेशों का क्या प्रभाव हुआ, विदेश में कौन कौन सी घटनाएं घटी जिसके वजह से रूसी क्रांति और भड़क गई, तो इसको हम लोग धीरे धीरे और एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले जो विदेशी घटना थी वह थी क्रीमिया का युद्ध। ठीक है, क्रीमिया एक जगह का नाम है। ठीक है, यहीं पर युद्ध हुआ था और ये हुआ था इम्पोर्टेंट, ये दिमाग रखना है। ये जो डेट है वह 1853 से लेकर 1856 के बीच में ये हुआ था। और हुआ किसके बीच में था? ठीक है, हुआ था रूस, एक तरफ अकेले रूस था। ठीक है, और उसके बदले फ्रांस, ब्रिटेन और ऑटोमन साम्राज्य, जो हम लोग देखते हैं तुर्की में यह साम्राज्य पाया जाता है, साम्राज्य, और सार्डिनिया जो हम लोग इटली के एकीकरण में पढ़े थे, सार्डिनिया और पिडमोंट ये इटली में है। तो इन सभी एक साथ और रूस एक अलग लड़ाई किया गया था। इस युद्ध में क्या हुई थी कि रूस की हार हो गई थी। जो क्रीमिया का युद्ध था, तो यूं समझे कि एक तरफ लगभग उस समय के जो विकसित देश थे, जो आगे निकल चुके देश थे, उनके साथ और रूस के साथ युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध में रूस की हार हो गई और इस पराजय से ही रूस की जो कमजोरी थी, जो इससे पहले आम जनता को पता नहीं थी या दूसरे देशों को पता नहीं थी, जो भी कमजोरी थी रूस की वह सामने आ गई। कमजोर कड़ियां जो थी रूस की वह सामने आ गई और इसके वजह से सुधारों की आवश्यकता रूस के लोगों को महसूस होने लगी कि नहीं, जो भी है अभी वह काफी नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसके आगे एक ऐसी और घटना घट गई जिससे रूस की जो क्रांति थी वो ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव उस पर पड़ा। वहां के जो लोग और ज्यादा सशक्त हुए रूस की क्रांति करने के लिए। वह था जापान से पराजय किसकी? रूस की। यानी यूं कहें, जापान और रूस का युद्ध, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध था। तो रूसी क्रांति को भड़काने के उपलक्ष्य में तो देखें तो ये पहला क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है कि जो रूस और जापान के जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1904 से लेकर 1905 में। ये दोनों डेट आपको याद रखना है, लेकिन अगर कोई एक डेट स्पेसिफिक पूछा जाए ऑप्शन में हो तो आप 1905 मानेंगे इसका सही आंसर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे आ जाए 1904 से 5, 3 से 4, 5 से 6, तो आप 4 से 5 इसको सही करेंगे। इसमें क्या हुआ कि रूस का जापान के साथ युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ? रूस बुरी तरीके से हार गया। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, रूस, आप चूंकि मैप देखे हैं विश्व का, तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उस समय भी था और अभी भी है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और जापान आप जानते हैं कि वह टापू है एक तरह से। तो जो लोग थे जो इस युद्ध को देख रहे थे, जो देश देख रहे थे, वह देख रहे कि भाई रूस जो कि इस विश्व का सबसे बड़ा देश है और एक एशियाई देश के छोटे से एकदम टापू जैसे देश के साथ ये हार गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत सारी कमियां थी। इस हार से जार शाही की कमजोरी क्या हो गई? उजागर हो गई। और एक छोटे से एशियाई देश जापान के द्वारा रूस की हार जनता को जब हार गई तो यहाँ की जनता स्तब्ध रह गई कि भाई ये कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा देश इतने बड़े देश को हरा सकता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रूस की एक तरह से एक जो बड़ेपन की हामी भर जाती थी, जो एक बहुत बड़ा देश, बहुत शक्तिशाली देश, एक बहुत बड़ी जारशाही जो शासन को लोग कहते हुए नहीं थकते थे, उसको इस युद्ध ने उजागर कर दिया और लोगों को पता लग गया कि रूस में वाकई क्या है, बहुत ही ज्यादा कमी है।
इसके वजह से जनता में असंतोष हो गया। युद्ध की हार से जनता का सरकार पर विश्वास कम हो गया। आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने लगी। मजदूरों और किसानों में भी असंतोष की जो माहौल थे वो फैल चुका था। तो यह युद्ध बहुत ही रूस को हानि पहुंचाया। इसके जस्ट बाद एक क्रांति हो जाती है, यहाँ से क्रांतियों का दौर शुरू हो जाता है। ठीक है, 1905 ईस्वी की क्रांति। जब ये जापान से रूस हार जाता है, तब उसके जस्ट बाद रूस में क्या हो जाती है, 1905 की एक क्रांति भड़क जाती है। इस क्रांति में होता क्या है, याद रखो ध्यान से, इससे ये इम्पोर्टेंट भी है। इसी स्लाइड में हमें इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो मिलने वाली हैं, जो एग्जाम में आती ही हैं। 9 जनवरी, डेट याद रखना है, 9 जनवरी को हजारों लोगों ने एक नारा के साथ, क्या नारा था वह, रोटी दो। रोटी दो के नारे के साथ सेंट पीटरबर्ग में जुलूस निकाल रहे थे। इनका उद्देश्य था कि जार को अपनी समस्याएं बताना, कि जो भी आम जो जनता थी उसको भाई अपना समस्या जाके अपने सम्राट से बताएं, क्योंकि यहाँ जो जार वर्ड है वह रूस का सम्राट को बताता है। ठीक है, तो जो लोग थे वह चाहते थे कि अपनी समस्याओं को जाकर अपने सम्राट से बताएं, लेकिन जार की जो सेना थी, इन्होंने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी और इस गोलीबारी में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और बहुत ही लोग घायल भी हुए। अब आप देखिए कि अगर समस्या बताने के लिए लोग जा रहे हैं तो उनके जो सैनिक है वो उन पर गोले चलाते रहे हैं। अब जो ये घटना थी, इसी घटना को आगे जब बढ़ेंगे तो ये घटना आप हमारे सामने दिखती है, वह है खूनी रविवार, ब्लडी संडे। 22 जनवरी, याद रखना 22 जनवरी, लेकिन पुराने कैलेंडर के हिसाब से आप क्या देख रहे हो, 9 जनवरी, यानी कि सीधा सीधा यही घटना। आप देखो ये जो पुराना कैलेंडर जो लिखा हुआ है, हम लोग लास्ट में इसको समझेंगे कि रूस में कैसे पुराने या नए कैलेंडर की बात हो रही है। अभी ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता था और उसमें क्या चलता था, कितने दिनों का अंतर था, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको ये समझ लेना है कि रूसी कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी और जो अभी चलता है उसके अनुसार 22 जनवरी। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि खूनी जो रविवार थी वह किस तिथि को हुई थी। तो अगर ऑप्शन में 22 है तो 22 मारेंगे और नहीं तो 9 जनवरी है तो 9 जनवरी मारेंगे, लेकिन कोई एक ही आएगा ऑप्शन में, ये भी ध्यान रहे। इसी घटना को, जो यहाँ गोलीबारी निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हुई थी, इसी घटना को कहा गया खूनी रविवार। इस नरसंहार की खबर पूरे रूस में फैल गई, जिसमें किसान, मजदूर और अन्य वर्गों ने व्यापक आंदोलन शुरू कर दिए। इसका जो परिणाम हुआ वह क्या हुआ, इसको ध्यान समझिएगा। ये जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो क्या हुआ कि जार सरकार को कुछ सुधारों की घोषणा करनी पड़ी, जिसमें एक सुधार था ड्यूमा। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये वीवीआई है जो एग्जामिनेशन में आता है। ड्यूमा जिसे हम लोग कहते हैं रूस की संसद, याद रखना क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि रूस की जो संसद है उसका नाम क्या है, तो उसे हम लोग कहते हैं ड्यूमा। इसकी स्थापना करनी पड़ी जार को। इसके बाद 1905 की जो क्रांति हुई, इसी ने 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति, जिसे हम लोग रूस की क्रांति भी कहते हैं, उस क्रांति की यह आधारशिला रखी थी। तो ये क्वेश्चन भी दिमाग में रखना है कि जो 1905 की क्रांति थी वह 1917 जो कि बोल्शेविक क्रांति है उसकी आधारशिला भी थी। इसी क्रांति ने इस क्रांति को भड़काया था। ठीक है, तो इसमें 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। रूस जापान का युद्ध कब हुआ था, 1904 से 5 में हुआ था, जिसमें रूस का पराजय हुआ। इसके बाद 9 जनवरी 1905 को ही रोटी दो के नारे के साथ लोगों ने अपनी समस्याओं को जार के सामने रखने का प्रयास किया, लेकिन इसके बदले उन निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर सैनिकों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और इसी घटना को क्या नाम दिया गया, खूनी रविवार, जिसे 9 जनवरी कहें या फिर 22 जनवरी कहें, ये कैलेंडर का फेर है इसकी वजह से। इसके बाद आपको याद रखना है, ये जो ड्यूमा है इसकी स्थापना करनी पड़ी। ड्यूमा क्या है, जो रूस की क्या है, संसद है। ये एग्जाम इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़े तो आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पर खूनी रविवार, ये जो सैनिक है यहाँ पर देखिए, ये जो प्रदर्शनकारी जो लोग थे वो आए थे अपने समस्याओं को जार से बताने के लिए, और ये देखिए जो सैनिक है वह अंधाधुंध गोली चला रहे हैं।
इसके इतर देखेंगे तो यहाँ पर ड्यूमा ड्यूमा जो कि रूस की संसद है, इसकी स्थापना आगे जाकर देखिए, स्थापना का जो प्रस्तावना था वह 1905 में कर दिया गया था, लेकिन शुरुआत हुआ था 1906 में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं संसद के जैसा बनाया गया था, और इसी को आज भी हम लोग देखते हैं रूस के संसद के रूप में। आगे देखें, अब जाके कुछ बुद्धिजीवियों ने भी अपने अपने नए विचारों को जागरूक किया, जिससे रूस के जो लोग थे उनमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिला। इसमें लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेवस्की और तुर्गेनेव जैसे जो लोग मुख्य विचारक जो लोग थे, उन्होंने अपने नए विचारों को रूस में प्रस्तुत किया, जिससे समाज में परिवर्तन की चेतना जगाई गई। इसके बाद कार्ल मार्क्स का भी प्रभाव यहाँ पर पड़ा था। कार्ल मार्क्स के जो समाजवादी विचार थे वह मजदूरों में बहुत ही तेजी से लोकप्रिय हुए, क्योंकि इन्होंने कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के लिए बहुत बड़ा काम किया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में। इसके बाद इसमें मजदूर संगठित होने लगे, श्रमिक आंदोलन मजबूत होने लगा, और इसमें प्लेखानोव ने भी कुछ योगदान दिए थे। वह क्या था कि जो प्लेखानोव थे वह रूस के प्रथम मुख्य मार्क्सवादी विचारक थे। इसका उद्देश्य था जारशाही का अंत कर देना और सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना। ये जो प्लेखानोव थे, इन्होंने पूरी तरीके से यह जोर आजमाइश की कि भाई रूस में जो जारशाही व्यवस्था है, जो शासन प्रशासन है, जो राजतंत्र है, उसे खत्म कर कर समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना। तो ये सारे जो चीजें थे, यह रूसी क्रांति के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद रूस में एक पार्टी की स्थापना होती है जिसका नाम है रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम है? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसकी स्थापना हो जाती है 1898 में। ठीक है, इसके बाद प्रॉब्लम यह होती है, ठीक 5 साल के बाद 1905 में इस पार्टी में मतभेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह पार्टी 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग बन जाता है बोल्शेविक, जो बहुमत दल थे, यानी कि ज्यादा लोग इसमें शामिल थे, जिसको आगे लेनिन ने नेतृत्व किया, और इसका जो था सर्वहारा क्रांति का जो समर्थक था वह लोग थे। ये सर्वहारा क्या है वहां पर हम लोग अभी पढ़ेंगे। दूसरा जो पार्ट था वह था मेंशेविक। ये लोग अल्पमत थे, और आगे जाकर इन लोगों ने केवल क्रमिक सुधारों के ही समर्थक थे, लेकिन ये आगे जाकर ये कारगर नहीं हुए। बस ये चाहते थे कि भाई जो जारशाही है वह चलते रहे, लेकिन ये क्या करे, कुछ सुधार करे। लेकिन रूस की जो जनता थी वह केवल रूस की जो जनता थी वह छोटे मोटे सुधारों से खुश नहीं होने वाली थी। इसलिए मेंशेविक जो लोग थे, इनकी आगे जाकर कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बोल्शेविकों ने बहुत बड़ा क्रांति करने का प्रयास किया। जो लेनिन है, इन्होंने अपने नेतृत्व में ये क्रांति करवाई थी। इसके बाद सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी, इसकी स्थापना हो जाती है 1901 में। यह किसानों के हित और उसकी मांगों का समर्थन करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित मजदूरों और किसानों का संगठन क्या हो गया, मजबूत हुआ, और यही संगठन 1917 की बोल्शेविक क्रांति का प्रमुख आधार बना। याद रखना है, ये जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी है, यही जाकर 1917 के बोल्शेविक क्रांति का प्रमुख आधार भी बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड है सर्वहारा वर्ग, इसे आप ध्यान से देखेंगे। सर्वहारा वर्ग वह वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर तथा सामान्य गरीब लोग शामिल होते हैं। इसी को हम लोग सर्वहारा वर्ग कहते हैं। और चूंकि रूस में या आज के डेट में भी किसी भी देश में इनकी जनसंख्या सबसे अधिक होती है, तो जो व्यक्ति या जो पार्टियां इनके लिए काम करेंगे वो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, वह ज्यादा बहुमत लेकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए बोल्शेविक जो लोग थे उनको आगे बहुत ही बड़ा फायदा मिला था, बहुत ही बड़ा उनका प्रभाव भी देखने को मिला था। इसके बाद हर घटना का कुछ तत्कालीन कारण होता है। हर घटना जो होती है वह इमीडिएट नहीं हो जाती है, उसमें पीछे बहुत सारे, जैसे होता है ना, कहते हैं इसे कि एक हमें कील ठोकनी हो, अगर हमें दीवार में कील ठोकनी हो तो हमें 5-10 हथौड़े मारने होते हैं। ठीक है, 5-10 हथौड़े मारने होते हैं, लेकिन
लास्ट का जो एक हथौड़ा होता है वही क्या करता है, कील को दीवार में घुसा देता है। तो कोई भी जो युद्ध हुआ हो या कोई भी क्रांति हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि एक ही कुछ कुछ हुआ और तुरंत क्रांति भड़क गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस क्रांति से पहले हम लोग ने बहुत सारे क्या पढ़े थे, कारण पढ़े थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हुई और उसके बाद से ही क्या हो गई, क्रांति स्टार्ट हो गई। उसी को हम लोग कहते हैं तत्कालीन कारण। तत्कालीन कारण मतलब उस समय कौन सी घटना हुई जिसके वजह से यह क्रांति भड़क गई। वह था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। याद रखना है कि रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। यहाँ पे एक वर्ड, एक इम्पोर्टेंट चीज आप यह देख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वह हुआ था कब, 1914 से लेकर 1918 तक। ये क्लास 9th में हम लोग को अच्छे से पढ़ना था, 9th में। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर, मुसोलिनी, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। इसमें जो था रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल था। देखो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो एक थे मित्र राष्ट्र और एक थे धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र, ठीक है, धुरी राष्ट्र, इन्हीं दो गुटों में युद्ध हुआ था। तो रूस जो था वह मित्र राष्ट्र में था। ठीक है, सरकार का उद्देश्य था कि जनता का ध्यान आंतरिक समस्याओं से हटा देना, जो कि बहुत ही एक चाल चाल समझ लीजिए। जो भी जारशाही थी, जारशाही, अब चूंकि जारशाही के प्रति क्या हो चुका था, जनता का आक्रोश हो चुका था। मैनी कारण थे, हम लोगों ने बहुत सारे कारण को पढ़े थे। जनता का आक्रोश हो चुका था, जनता का आक्रोश, आक्रोश। और ये जनता चाहती थी कि जो जारशाही है वह क्या हो, हट जाए, खत्म हो जाए। लेकिन इसने क्या देखा कि भाई जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ है, क्या करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के तरफ जो जनता था उनका ध्यान हम क्या कर देते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की तरफ मोड़ देते हैं, जिससे जो रूस में आंतरिक जो समस्याएं थी उससे जनता का ध्यान हट जाए। ये उनकी उद्देश्य था। रूस को युद्ध में लगातार पराजय का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, सेना के पास पर्याप्त हथियार और भोजन का भी अभाव देखने को मिला। जार निकोलस द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि जब रूसी क्रांति हुई थी या बोल्शेविक क्रांति जब हुई थी उस समय रूस का शासक कौन था, तो याद रखिएगा जार निकोलस द्वितीय था। इसने क्या किया कि स्वयं सेना की कमान क्या कर लिया, संभाल लिया, खुद बोला कि हम खुद चलेंगे, चलो लड़ने। एक तरह से सेनापति के रूप में यह बाहर निकला लड़ाई करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी अपने लोग ही अपनों का धोखा, अपनों से धोखा कर लेते हैं। क्या हुआ कि जैसे ही ये जार निकोलस द्वितीय लड़ाई के लिए बाहर निकला, जो राजधानी थी उसमें जार की अनुपस्थिति को देखा गया। उसका जब लाभ उठाकर, उसकी पत्नी का नाम था जरीना अलेक्जेंड्रा। ठीक है, ये क्या थी, यह जार की पत्नी थी, यानी कि जार निकोलस द्वितीय की क्या थी, पत्नी थी। और इसका एक पादरी था जो तथा कथित इसका गुरु माना जाता था। जरीना के गुरु जो थे वह कौन थे, रासपुतीन एक पादरी था। ये भी ध्यान रखना है कि क्या था, पादरी था, लेकिन ये नॉर्मल पादरी नहीं, ये भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, भ्रष्ट पादरी था और यह जरीना का गुरु था। अब समझिए इसका क्या किया कि इन दोनों ने मिलकर यहाँ का प्रभाव बढ़ा लिया, अपना प्रभाव बढ़ा लिया। इससे राजधानी की प्रतिष्ठा क्या हो गई, धूमिल हो गई, कम हो गई और गिर भी गई। जनता का असंतोष अब और चरम पर पहुंच गया कि एक तो पहले से प्रॉब्लम जो था वो था ही, दूसरी की बेइज्जती करवा दिया। अपने ही लोगों ने जब जार का साथ नहीं दिया तो दूसरे क्या देंगे, वो हमारा क्या साथ देगा। तो ये बहुत बड़ी घटना घट गई और ये जरीना जो थी वो क्या है, बेवफा निकल गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग वो समझेंगे कि जब क्रांति हुई तो इसका टाइमलाइन क्या था। अभी हम लोग वहां पर पहुंच गए हैं जहां पर ये क्रांति भड़क चुकी है तत्कालीन कारण की वजह से। ये टाइमलाइन के अनुसार हम लोग समझते चलेंगे कि रूस की जो क्रांति थी वो होती कैसे चली गई। अब यहाँ डेट पर ध्यान देना है कि 7 मार्च
पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 को रूस के पेट्रोग्राड, जो वर्तमान में सेंट पीटर्सबर्ग है, यहीं पर क्रांति की शुरुआत होती है। जब तत्कालीन कारण हम लोगों ने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध में लोगों ने लोगों को और क्रोध आ गया, तो 7 मार्च को पेट्रोग्राद में क्रांति की शुरुआत कर दिया गया। किसान और मजदूर क्या आ गए, सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का मुख्य जो नारा था वह क्या था, फिर से रोटी दो। याद है, यही रोटी दो के नारे लगाते हुए लोग आए थे 22 जनवरी या फिर हम कहें 9 जनवरी, और इसी डेट को हम लोग बोलते हैं खूनी रविवार। तो फिर से एक बार वही नारा बुलंद हुआ, रोटी दो का नारा, और इस नारे के साथ यह क्रांति की शुरुआत हुई। इस क्रांति में कौन कौन सी घटनाएं मुख्य रूप से हुई उनको भी हम लोग देखते चलेंगे। जो इम्पोर्टेंस आ रहा है मैं उसको खुद बता रहा हूं, उसको विशेष करके ध्यान रखना है। इसमें हुआ कि महिला मजदूर जो थे उनकी भी हड़ताल शुरू हो गई। 8 मार्च 1917 को कपड़ा मिलों की महिला मजदूरों ने भी क्या कर दिया, हड़ताल शुरू कर दिया। अन्य कारखानों के मजदूर भी आंदोलन में क्या हो गए, शामिल हो गए। यानी कि मजदूर अपना काम छोड़कर इस क्रांति में आ गए और आंदोलन में जुड़ गए। इसके बाद उठ खड़ा हुआ बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन, लाल झंडों के साथ बड़े जुलूस निकाले गए। जनता ने रोटी और अधिकारों की मांग शुरू कर दी। इसके बाद इम्पोर्टेंट ये हो गया कि जो सेना थी, सेना में भी विद्रोह हो गया। जो जार की जो सेना थी उसमें भी विद्रोह हो गया। और हुआ क्या कि जो उसकी फेवरेट सेना थी वो प्रिआब्राजेस्की रेजिमेंट, ये जार की जो फेवरेट सेना थी, ठीक है, जार की फेवरेट, पसंदीदा, भरोसेमंद कहेंगे, भरोसेमंद ज्यादा बढ़िया है, जार की, जार की भरोसेमंद सेना थी ये। इन्हीं लोगों ने ही क्या कर दिया, क्रांतिकारियों का साथ देना शुरू कर दिया। सरकार ने सेना को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन जो सैनिक थे वह आदेश मानने से इनकार कर दिए और क्रांतिकारियों के साथ ही हो चले और आगे बढ़ गए। इन सभी घटनाओं के बाद जार निकोलस द्वितीय ने अपना त्याग पत्र दे दिया। 22 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने अपनी गद्दी को छोड़ दी। और यहाँ पर एक याद रखना, रोमनो वंश 300 वर्षों के शासन काल का अंत हो गया। किसका, रोमानो वंश। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि रूस में जब क्रांति भड़की थी उस समय कौन से वंश का शासन था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वह वंश था रोमानो या रोमनो वंश, जिसका जो शासक था वह था जार निकोलस द्वितीय। इसका एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसने अपना त्याग पत्र दे दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही नहीं थी। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग फैक्ट को देख लेते हैं। जो रूसी कैलेंडर का जो बार बार आ रहा है उसमें तथ्य जो है उसको समझ लेते हैं। रूस में 1 फरवरी 1918 तक, याद रखना, जूलियन कैलेंडर का प्रचलन था। याद रखना, जो जूलियन कैलेंडर था वह रूस में चलता था। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आज हम लोग देखते हैं, जनवरी फरवरी जो आज हम लोग यूज करते हैं, इसका नाम क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, जो आजकल पूरे विश्व में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक यूनिवर्सल कैलेंडर है जो पूरी दुनिया ने उसको अपनाया है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को बाद में इन लोगों ने भी अपना लिया। लेकिन इन दो कैलेंडर में 13 दिन का अंतर था। यही कारण है कि जो फरवरी मार्च को हुई थी, 12 मार्च को जो घटना हुई थी वह इसमें 27 फरवरी था, और जो 7 नवंबर को हुई थी वह इसमें 25 अक्टूबर था। तो कई बार ये नवंबर की जो घटना है, जो नवंबर की जो क्रांति है, उसे हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं, बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो डिफरेंस है वह 13 दिन के डिफरेंस की वजह से ऐसा डेट में कुछ दिक्कत होती है। इसके बाद आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन ये आ सकता है
कि बताओ रूस में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाने से पहले कौन से कैलेंडर को यूज किया जाता था? तो वह था जूलियन कैलेंडर। या यूं कहें, जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितने दिनों का अंतर है? तो वह है 13 दिनों का अंतर। ठीक है, ध्यान रहे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें खत्म हो गया ना, पॉज कीजिएगा सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो रूसी कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट था वो आप समझ चुके होंगे। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। ठीक है, बुर्जुआ सरकार का गठन। जब जब जार निकोलस द्वितीय ने अपना इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, तो अब तो कोई तो वहां पर आएगा, कोई किसी का तो शासन आएगा। तो बुर्जुआ सरकार का गठन हो गया यहाँ पर। अब ये कुछ खास नहीं कर पाए। क्या हुआ कि 15 मार्च को लोवाव, यहाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी चूंकि ये एक क्रम है तो क्रम के अनुसार हमें जानना होगा। लोवाव के नेतृत्व में बुर्जुआ, लेकिन यह क्या होगा, एक अस्थायी सरकार का गठन हुआ। इसका उद्देश्य था रूस में शासन व्यवस्था को संभालना था। ठीक है, इस पार्टी से, जो बुर्जुआ सरकार थी, इस पार्टी से जो लोगों की आकांक्षाएं थी, जो लोगों को उम्मीद थी, वह क्या थी और क्या वह पूरा कर पाई कि नहीं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। रूस की जो जनता थी वह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहती थी। ये नहीं कि भाई बस कोई राजा नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत सुधार करके और कोई राज करे और थोड़ा बहुत हमको अधिकार दे दे, ऐसा कुछ नहीं था। वह केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहती थी, यह आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहती थी, सामाजिक समानता एवं स्वतंत्रता की मांग भी कर रही थी। बुर्जुआ सरकार की जो असफलता थी वह क्या थी, उसको समझते हैं। सरकार का जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी और इसलिए यह सरकार क्या हो गई, शीघ्र ही अपने गर्त में चली गई, ये हमेशा क्या हो गई, गिर गई। तो यह जो सरकार थी वह रूस में ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। इसका रीजन था कि जो जनता की अपेक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी, वह इस पर खरे नहीं उतर सके। इसके बाद एक नए व्यक्ति आते हैं, करेंस्की। इन्होंने एक नई सरकार का गठन किया। करेंस्की इनका नाम था। ठीक है, करेंस्की के नेतृत्व में उदार समाजवादी सरकार, जिसको इन्होंने गठन किया था, उसका नाम था उदार समाजवादी सरकार, जिसको जो नेतृत्व थे वह करेंस्की ने किए थे। इनका क्या उद्देश्य था, उसको समझते हैं कि लोकतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना करना, मित्र राष्ट्रों यानी कि एलाइड पावर्स के साथ मिलकर युद्ध जारी रखना। यह चाहते थे कि युद्ध क्या रहे, जारी रहे, और इसके साथ साथ जो रूस हो उसमें लोकतांत्रिक और वैधानिक सरकार की भी स्थापना हो जाए। इसके बाद इन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति की भी रक्षा करने का प्रयास किया। इसके बाद संविधान सभा के माध्यम से भूमि समस्याओं का समाधान करना, रूस की संस्थाओं में वैधानिक सुधार लागू करना। और प्रॉब्लम इसमें क्या हो गया कि जो बोल्शेविक, जो बहुमत दल के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया कि करेंस्की के सरकार को स्वीकार ही नहीं किया। यानी ये जो बोल्शेविक जो लोग थे, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ये जो थे किसान, ठीक है, किसान, मजदूर और अन्य सामान्य लोगों को के ये जो क्या है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, मध्यम वर्ग, सर्वहारा वर्ग, यानी मध्यम वर्ग भी बोल सकते हैं इसे, सर्वहारा वर्ग, इनके जो थे वह क्या थे, नेतृत्वकर्ता बोल्शेविक थे। अब चूंकि ज्यादा लोगों का साथ इन लोगों के साथ में था, तो इन लोगों ने इस नई सरकार का क्या किया, समर्थन ही नहीं किया, स्वीकार ही नहीं किया, और इसके वजह से यह सरकार भी क्या हो गई, गिर गई। इसके बाद आ जाते हैं महामहिम लेनिन। आप यहाँ देख सकते हैं लेनिन, यही लेनिन थे जिन्होंने रूसी क्रांति को पूर्ण कराया, रूस में जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको सुधारने का प्रयास किया। इनको इम्पोर्टेंट तरीके से याद करना है, ये एग्जाम में बार बार आते हैं। बोल्शेविक क्रांति जो नवंबर में हुई थी उसी के बारे में यह पूरी तरीके से फाइनलाइज है। इसमें आते हैं, लेनिन का रूस में आगमन होता है। जार सरकार ने लेनिन को रूस से निर्वासित कर दिया था पहले,
वह स्विट्जरलैंड में रह रहे थे। ठीक है, लेनिन रूस में आने से पहले वह कहाँ रह रहे थे? स्विट्जरलैंड में रह रहे थे। मार्च 1917 की क्रांति के बाद जर्मनी की सहायता से रूस लौट गए। ठीक है, अप्रैल 1917 में पेट्रोग्राद पहुंचे, जहां जनता ने उसका उत्साह पूर्वक स्वागत किया और उन्होंने जो भी बातें कही, उन्होंने कहा था कि जो रूस की जो क्रांति है, जो रूस की क्रांति है, वह पूरी नहीं हुई है। लेकिन इनका मानना था कि जो क्रांति है वह भी क्या है? बची है, बाकी है अभी। क्यों? तो जो चीजें थी, मांग थी जो जनता की, वह पूरी नहीं हो सकी थी। कोई भी सरकार के वजह से, जो दो सरकार हम लोगों ने पीछे देखा था, वो जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे थे। अप्रैल थीसिस, ये आपको एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अप्रैल थीसिस को ये लेनिन ने दिया था। ये बार बार एग्जामिनेशन में आता है अप्रैल थीसिस के बारे में। इसमें घोषणा किए थे कि मार्च जो 1917 की क्रांति है वह क्या है? अधूरी है, इसलिए दूसरी क्रांति करना अति आवश्यक है। इसमें अप्रैल थीसिस में उन्होंने कुछ बातों को रखा था, जिसमें अस्थाई, जिसे हम लोग करेंसी की सरकार कह सकते हैं, का विरोध करना, जो कि नीचे हम लोगों ने देखा था कि बोल्शेविकों ने इस सरकार का विरोध किया था। सारी सत्ता सोवियतों यानी मजदूर एवं सैनिक परिषदों को मिले, किसानों को भूमि मिले, रूस प्रथम विश्व युद्ध में से क्या हो जाए? बाहर हो जाए, और मजदूरों के हितों की रक्षा की जाए। ये लाइन जो आप देख रहे हैं, रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि रूस का डेवलपमेंट, रूस के जो लोग थे, उनकी अपेक्षाओं पर तभी खरा उतरा जा सकता था जब रूस किसी भी युद्ध में फिलहाल भाग नहीं ले। रीजन क्या है कि रूस या कोई भी देश जब युद्ध में शामिल होगा, तो उसकी जो अधिकांश संसाधन है वह इसी युद्ध में यूज होंगे, जिससे लोगों को जो भी हमें देना होगा, जो लोगों के विकास में हमें जो यूज करना होगा, वो नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा कि भाई रूस को पहले प्रथम विश्व युद्ध से क्या करो? बाहर निकालो। इसके बाद इन्होंने कुछ प्रमुख नारे भी दिए थे, यहाँ आप देख सकते हैं नारा। लेनिन के प्रसिद्ध नारे एग्जामिनेशन में भी आते हैं। नारा था भूमि, शांति और रोटी। किसानों को जमीन मिले, लोग शांति से रह सकें और उन्हें भोजन मिलता रहे। इन नारों ने किसान, सैनिक और मजदूरों को बोल्शेविकों के पक्ष में कर दिया। वैसे भी ये लोग क्या थे? बोल्शेविक जो थे वो बहुमत में थे, और इस नारों ने भी क्या किया? उसको और बहुमत में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद है बोल्शेविक अक्टूबर की क्रांति। 7 नवंबर 1917 पुराने कैलेंडर के अनुसार, यही हमें पिछले बात किया था कि 25 अक्टूबर। ठीक है, बोल्शेविकों ने बिना अधिक रक्तपात के, यानी कि बिना किसी ज्यादा लड़ाई झगड़े के क्या कर लिया? सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, जैसे रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी या अन्य सरकारी भवन। इस पर कब्जा बोल्शेविकों का हो गया। करेंसी की सरकार क्या हो गई? गिर गई, और करेंसी की रूस छोड़कर भाग गया। इस घटना को ही अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, क्योंकि यह पुराने कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में घटी थी, 25 अक्टूबर को घटी थी। ठीक है, इसके साथ ही नए सरकार का गठन होता है। अब नया सरकार तीसरी बार गठन होता है, जिसका जो प्रमुख अध्यक्ष बने वह थे कौन? लेनिन थे। ठीक है, जिसके प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? लेनिन थे। लियो ट्रांस्टकी विदेश मंत्री को बनाया गया। याद रखना है, जब लेनिन का जो सरकार बना, इन्होंने जो सरकार का नेतृत्व किया, उस सरकार में ट्रांस्टकी जो बने वह कौन से मंत्री बने? विदेश मंत्री बने थे। ये याद रखना है। ठीक है, इन्होंने ही बहुत सारे सुधार किए थे। इतिहास में पहली बार सर्वहारा यानी कि मजदूर वर्ग के हाथों में सत्ता आ गई, जैसा कि लोगों ने सोचा था। लेनिन ने कुछ प्रमुख कार्य किए। क्या किए? सबसे इंपोर्टेंट, इसको वीवीआई करिएगा, वीवीआई। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी है, आपके किताब में भी है। ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि, यह हुई थी संधि 1918 में।
किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ। ये VVI क्वेश्चन है। ये पूछा जाए कि ये जो संधि है ब्रेस्ट लिटल्स की संधि, वो किसके किसके साथ हुई थी? तो याद रखना रूस वर्सेज जर्मनी, याद रखना। और यही जो संधि थी, इसी संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से रूस को बाहर निकाला गया। ठीक है, इसकी जो संधि थी प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकल गया, हो गया, बाहर निकल गया। रूस को इसके बदले 1/4, याद रखना, 1/4 अपना भूभाग छोड़ना पड़ा। इस संधि के तहत क्या हुआ कि रूस ने अपने 1/4 हिस्सा जो भूमि थी इसकी गंवाना पड़ा, छोड़ना पड़ा। उद्योगों, बैंकों और बड़े कारखानों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाया गया। किसानों को भूमि बांटने की दिशा में कदम उठाए गए। ये लेनिन के प्रमुख कार्य थे। लेनिन ने क्या किया कि भाई अपने लोगों को भलाई करनी है तो सबसे पहले हमें जंग से बाहर निकलना होगा, चाहे इसके लिए हमें 1/4 भाग जो है भूमि का वो देना ही क्यों ना पड़े। तो ये एक अच्छा सौदा था इसके लिए। इसके बाद आगे बढ़े तो ये हो गया गृह युद्ध। क्या हो गया? गृह युद्ध ही छिड़ गया। गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है? किसी भी देश में आंतरिक लड़ाई जब हो जाए, उस देश के लोग आपस में लड़ने लग जाए, वही क्या होती है? गृह युद्ध होता है। गृह युद्ध और लाल सेना, ये लाल जो सेना है इसमें भी हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में क्या हो गया? शुरू हो गया गृह युद्ध, शुरू हो गया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान ने बोल्शेविक विरोधी शक्तियों का समर्थन किया। यानी याद देखो, जो बोल्शेविक जो लोग थे, इनके जो विरोध में जो लोग थे, इस विरोधियों का साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान ने किया। इसका रीजन ये हो सकता है कि ये सभी के सभी मित्र राष्ट्र थे और इनका साथ छोड़ दिया रूस ने संधि करके। और जापान तो खैर वो धुरी राष्ट्र में शामिल था, तो इसका विरोध तो खुद करेगा ही। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ट्रांस्टकी ने लाल सेना, रेड आर्मी का गठन किया। ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आता है। लाल सेना ने विदेशी हस्तक्षेप और आंतरिक विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। जो हमें देखने को मिल रहा था, जो गृह युद्ध जो हो रहा था, जो शायद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के दबाव में या समर्थन में उत्पन्न हुआ था, उसको ट्रांस्टकी के द्वारा स्थापित लाल सेना ने क्या किया? पूरी तरीके से दबा दिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस समय। इसके बाद आगे बढ़े, चेका, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चेका, यहाँ देखो ये चेका है, चेका का गठन, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम जो VVI करवाया जा रहा है उसको जरूर आपको याद रखना है। चेका क्या है? तो आंतरिक विद्रोहियों और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए चेका नामक गुप्त पुलिस का गठन किया गया। एक तरह से समझ सकते हैं, जो चेका था वह क्या? गुप्तचर थे, गुप्तचर, या हम लोग कहते हैं गुप्त पुलिस, गुप्त पुलिस। ठीक है, जिसका काम था कि जो विरोधी जो लोग थे उन पर और जो विद्रोही जो लोग थे उन पर नियंत्रण स्थापित करना। चेका जो था वह अचानक छापेमारी कर विरोधियों को गिरफ्तार करता था। अचानक से, कोई सूचना नहीं, अचानक से पहुंचे और उन्हें पकड़ लिया। इससे बोल्शेविक सरकार को अपनी सत्ता मजबूत करने में बहुत ही सहायता मिली। तो ये आपको याद रखना है, चेका क्या है? तो गुप्त पुलिस का दस्ता है या गुप्तचर हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है केंद्रीय शक्तिशाली केंद्रीय शासन यहाँ पर स्थापित किया गया। लेनिन ने मजबूत केंद्रीय शासन, केंद्रीय सरकार की स्थापना की। शासन की अधिकांश शक्तियां केंद्रों में ही केंद्रित कर दी गई। जो भी शासन होगा उसकी जो शक्तियां होंगी वो किसके हाथों में थी? केंद्र के हाथों में थी। उद्देश्य था पूरे रूस में एक समान सामाजिक शासन को लागू करना। इसमें एक अच्छा कदम ये अपनाया गया कि नए संविधान को लागू कर दिया गया। 1918 में नया संविधान लागू कर दिया गया। किसका? रूस का। इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि जो रूस के संसद था उसको ही बना दिया गया था, जिसका नाम क्या था? ड्यूमा। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और 1918 में जाकर संविधान का भी निर्माण कर दिया गया। रूस में विश्व का पहला, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है,
कि रूस में विश्व का पहला समाजवादी संविधान को लागू किया गया था। ये पहला ऐसा था जहां पर समाजवादी, समाज के पूरी तरीके से समाज के हितों के लिए ही इस संविधान को निर्मित किया गया था। रूस का नया नाम यहाँ पर रखा गया, क्या इसको भी ध्यान रखना है, सोवियत समाजवादी गणराज्य का संघ, USSR रखा गया। समाजवादी शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता भी मिल गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूस ने अपना नया संविधान को भी गठित कर लिया, जो शासन था उसको भी केंद्रीकृत कर लिया, और बहुत सारे सामाजिक कार्य किए गए, जिससे रूस के जो शासन था वो और सुदृढ़ हुआ। इसके बाद से आगे बढ़े तो सोवियत शासन व्यवस्था, सबसे निचले स्तर पर सोवियत, ठीक है, सोवियत जिसे स्थानीय समितियां भी कहते थे, इसको बनाई गई। यहाँ सोवियत का मतलब क्या होता है, स्थानीय समितियां। सभी सोवियतों के प्रतिनिधियों से राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई। राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी कार्यकारी शक्ति केंद्रीय समिति को सौंप दी, और लेनिन ने इस केंद्रीय समिति का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। कि सबसे टॉप पर कौन थे, सबसे टॉप शासन के व्यवस्था में लेनिन ही खड़े थे। मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव भी केंद्रीय समिति के द्वारा ही की गई थी, ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं था। और यहाँ पर आप देखेंगे जो जब लोकतांत्रिक या जब लोगों का सरकार हो, या जहाँ पर लोगों का ध्यान रखा जाता हो, वहां पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है, वह है मताधिकार। मताधिकार का मतलब क्या है, मत या वोट देने का अधिकार, ठीक है, वोट देने का अधिकार। 18 वर्ष या आयु से या उससे बड़े सभी नागरिकों को, यहाँ देखना सभी नागरिकों को। जनरली क्या होता था कि कुछ ऐसे भी देश थे जहां पर कुलीनों को या अमीरों को या केवल पुरुषों को ही अधिकार दिया गया, लेकिन यहाँ बोला गया कि नहीं, जो भी 18 साल पूरा कर चुके हैं वो सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार दिया गया। जो उत्पादक श्रम, जिसमें काम करके जीविका कमाने वाले हैं, उनसे यह क्या था, जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने मताधिकार के अधिकार को भी सामने रखा, ठीक है, और बहुत सारा है अभी, ठीक है। तो अभी चूंकि बहुत सारा इसमें पढ़ना है, एक पार्ट और हम लोग देखेंगे, इसके बाद ही इसको समाप्त किया जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उसके बाद ये जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो MCQ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में आते हैं, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और माता पिता की सेवा कीजिए। शिक्षकों के जो आदेश नहीं, जो सुझाव है उनको मानिए और उनका आदर कीजिए।